कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मंगापुर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी रहा करता था। वो हमेशा बहुत खुश रहा करता था। उसकी पत्नी रीमा बहुत ही सालस किस्म की औरत थी और उसके स्वभाव से सारे लोग उन दोनों से अच्छे से बात किया करते थे। उनको एक बेटी थी जिसका नाम था शिवानी। शिवानी बहुत ही होशियार और पढ़ाकू लड़की थी। उसका स्कूल में हमेशा पहला नंबर आया करता था। इसी वजह से वो माँ बाबूजी की बहुत लाडली थी। एक दिन शिवानी अपनी माँ से, माँ, मुझे मेरे टिफिन में चिकन की सब्जी चाहिए, क्या तुम मुझे दोगी? अरे बेटी, क्यों नहीं दूंगी, मगर स्कूल में नॉनवेज नहीं लेकर जाते, समझी? घर पे शाम को बनाऊंगी। मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे टिफिन में चाहिए था। अच्छा, तो सहेलियों को घर पर खाने के लिए बुला कर लाना, ठीक है? अब तो कोई टेंशन नहीं। हाँ माँ, मैं मेरी सारी सहेलियों को बता दूंगी। अगले दिन शिवानी स्कूल जाकर अपनी सारी सहेलियों को बताती है कि कल मेरी माँ चिकन बनाने वाली है, तुम सबको मेरे घर आना है। तभी काव्या और रीना उसके घर पर आने के लिए हाँ कह देते हैं और अगले दिन वो दोनों सहेलियां शिवानी के घर आ जाती हैं और काव्या और रीना बहुत चाव से चिकन खाती हैं और शिवानी से बोलती है, अरे शिवानी, तुम्हारी माँ के हाथों में तो जादू है। क्या चिकन की सब्जी बनाई थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आई। ऐसा कहकर काव्या और रीना वहां से चले जाते हैं और ये सब सुन शिवानी बड़ी खुश हो जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, आज मेरी सहेलियों को तुम्हारे हाथ की सब्जी बहुत पसंद आई। अच्छा, मेरी बच्ची को पसंद आई या नहीं? हाँ माँ, मुझे भी पसंद आई। ऐसा कहकर शिवानी अपनी पढ़ाई करने अपने पुस्तक लेकर बैठ जाती है और अपना काम करती है। अब रीमा अपना पूरा काम समेट लेती है और राघव का घर पर इंतजार कर रही थी। तभी राघव घर पर आ जाता है और रीमा और राघव खाना खा लेते हैं और अपना अगले दिन का काम करने लग जाते हैं। तभी रीमा राघव से, अजी सुनते हो, बच्चों को बहुत सब्जी पसंद आई। मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। अरे तुम्हारे हाथ की सब्जी बच्चियों को क्या, सब लोगों को पसंद आती है। मुझे तो ऐसे ही हमेशा चिढ़ाते रहते हो। अब वो खुशी खुशी सो जाते हैं और सुबह उठकर दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वो दोनों घर से काम के लिए निकल जाते हैं, मगर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लगने की वजह से सारे गांव में लोग घर में बैठे थे, जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर जा नहीं रहा था। तभी राघव का भी काम छूट गया और वो घर पर रहने लगा, मगर उसे अब कैसे गुजारा होगा इसकी चिंता खाई जाती थी। अब शिवानी भी घर पर रहा करती थी। अब किसी को कोई काम नहीं था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में तो घर का गुजारा होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या करें? अजी, ये लॉकडाउन की वजह से हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चुपचाप घर में बैठकर जो है उसमें निभाना पड़ेगा। मगर ऐसा कब तक चलेगा? 1 महीने के बाद तो बाहर खाने की तलाश में निकलना होगा। हाँ, आप भी सच कह रहे हैं। अब क्या करें हम जिससे हमें कुछ काम धंधा मिल जाए। उन दोनों की बातें शिवानी सुन लेती है और अपने माँ और पिताजी से, पिताजी, मैं क्या कह रही हूँ, माँ के हाथ का बनाया हुआ चिकन सबको पसंद आता है, क्योंकि वो चूल्हे पर बना हुआ होता है। आजकल कोई इतनी मेहनत नहीं करता और इसी वजह से हम लोगों को मिट्टी के चूल्हे का चिकन बनवा करके बेचेंगे, जिससे हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा और लोगों को घर बैठे खाना मिलता रहेगा। वो कैसे हो सकेगा? बाबा, इस फोन से हम कस्टमर को हमारा फोन नंबर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और जैसे ऑर्डर आएंगे हम वैसे उनको होम डिलीवरी दे देंगे। और रहा सवाल पैसों का, तो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने को बोलेंगे, नहीं तो कैश ले लेंगे। कैसा लगा मेरा विचार? तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, मगर ये सब चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा। अरे, खाने वालों की कमी नहीं है हमारे गांव में, समझे? और सब
जोर जोर से हंसने लगे। अब घर में तय हो गया कि वे चूल्हे का चिकन बनवाकर लोगों को देंगे। अगले दिन राघव अपने दोस्तों तथा गांव के सारे लोगों को अपना चूल्हे का चिकन का एक मैसेज डाल देता है और ये सब पढ़कर उसके पास पहले 3 ऑर्डर आए। तब राघव ने दुकान से चिकन लेकर आया और उसकी बीवी ने तुरंत चूल्हा जलाकर उस पर चिकन बनाया और उसका चिकन इतना अच्छा बनता था कि लोगों को उसका टेस्ट बहुत पसंद आने लगा। होम डिलीवरी होने के कारण बहुत सारे लोग राघव से चिकन मंगवाते थे और राघव उस चिकन की ऑर्डर को टाइम से पूरी कर देता था। उसके इस काम में रीमा उसके साथ खड़ी थी और इसी वजह से ये सब हो पाया था। अब एक दिन, अरे रीमा, क्या कर रही हो? चिकन बन गया क्या? जी नहीं, थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ा ठहर जाओ। अरे रीमा, सुनती हो, तुमको ये काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे क्या करे, काम है तो करना तो पड़ेगा। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी मदद के लिए शिवानी है ही। हाँ, ये बात सही कही तुमने। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब राघव घर घर जाकर अपने चिकन के पार्सल देकर आया करता था और लोग भी वो स्वादिष्ट चिकन खाकर बहुत खुश थे। अरे रीमा, दिवाली आ रही है ना? हाँ जी, अब जल्द ही दिवाली आएगी। ये लो कुछ पैसे जो मैंने जमा करके रखे हैं, इससे हम दिवाली मना सकेंगे। अजी, हम इस साल पटाखे नहीं खरीदेंगे और उसी पैसों से हमारे जैसे जिनका लॉकडाउन में जीने का सहारा ही छिन गया है, उनके लिए हम कुछ अनाज दान करेंगे। आप क्या कहते हो? अरे रीमा, क्या विचार बताया है तुमने। मैं तो तुम्हारे विचार से बहुत खुश हूँ। ये लो हमारे नए कपड़े के पैसे, इससे भी राशन खरीद कर लेकर आना, हम पुराने साल के कपड़े पहन लेंगे। जी, हम वो कर सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ रीमा, तुम ऐसे विचार रखती हो, इसीलिए मेरी बेटी भी इतने नेक विचार की है। अब वो तीनों खाना खाकर सो जाते हैं और इस साल की दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और उनके नेक दिल स्वभाव की वजह से राघव और उनके परिवार ने लॉकडाउन में भी अपने परिवार की जरूरत अनुसार कमा लिया था और उसमें से भी जरूरतमंदों को दे दिया। अब वो तीनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए और उसके साथ जीना चाहिए। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी, सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी, सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ।
सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरी से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरी के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरी के घर आता है और हरी से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है, एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरी मान जाता है। चंद्रा हरी को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरी से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं, ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता, तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे, ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरी ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरी एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे, आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरी, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। एक राधानगर नाम के गांव में किशन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही होशियार किस्म का आदमी था। किशन का अपना इस्त्री का दुकान था। उसमें वो लोगों के कपड़े धोकर उनको अच्छी तरह से इस्त्री करता था और इसी वजह से किशन बहुत फेमस हो गया था। उसके पास सारे गांव के बड़े बड़े घरों के कपड़े आया करते थे। किशन के साथ उसकी पत्नी राधा उसका हाथ बटा दिया करती थी। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था सागरिका। सागरिका बहुत ही नेक दिल किस्म की लड़की थी। उसको कोई भी जरूरतमंद मिलता वो उसे मदद कर दिया करती थी, कभी भी किसी को मना नहीं करती थी। उसका स्वभाव सारे गांव में पता था, इसलिए बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी दिखाकर उससे काम करवा लेते थे। अब एक दिन किशन अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हमेशा ऐसा नेक दिल स्वभाव भी कभी कभी घातक हो सकता है। पिताजी, पता है मैं किसी की मदद करूंगी तो उसका पुण्य मुझे ही मिलेगा, है ना? इसलिए मैं हमेशा अच्छे काम करती हूँ। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है बेटी। हाँ चलो पिताजी, अब खाना खा लेते हैं। हाँ चलो। अब तीनों बैठकर खाना खा लेते हैं और खाना हो जाने के बाद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राधा और सागरिका सारे घर के काम पूरे कर लेती हैं, मगर किशन आज जल्दी उठता ही नहीं। अब सागरिका अपने पिताजी को उठाने के लिए जाती है। पिताजी उठिए ना, आपका बदन तो बुखार में गर्म है। माँ जल्दी यहाँ आओ। अरे ये क्या हुआ, और ये अभी तक उठे नहीं? माँ, पिताजी को तेज बुखार है, देखो ना पिताजी उठ ही नहीं रहे। अरे हाँ, इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, चलो जल्दी। हाँ माँ चलो। ऐसा कहकर सागरिका और राधा किशन को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उनको देखकर उनको चेक करते हैं और डॉक्टर सागरिका से कहते हैं, इनको बहुत तेज बुखार होने की वजह से इनको टाइफाइड हो गया है। अब इन्हें हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। डॉक्टर, कोई चिंता की बात तो नहीं है? नहीं, मगर उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। जी ठीक है डॉक्टर, आप उनका अच्छी तरह से इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। जी, आप जा सकती हैं। अब सागरिका अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करवा के अपनी माँ को वहाँ अपने पिताजी के पास रुकने के लिए कहती है। माँ, तुम यहाँ पिताजी के पास रुको, मैं घर जाकर कुछ पैसों का इंतजाम करके लाऊंगी, आप चिंता मत करो। संभल कर बेटी, और अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सागरिका वहाँ से चली जाती है और घर आकर सोचने लगती है कि मैं क्या काम करूँ जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए।
तभी उसका ध्यान उसके पिताजी की स्त्री पर चला जाता है और वो सोच लेती है कि मैं यही काम अब करूंगी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। वो स्त्री से कपड़े प्रेस करने लगती है और सारे कपड़े एक ही रात में प्रेस करके रख देती है और सो जाती है। अब अगले दिन जल्दी उठकर सागरिका अपने सारे काम कर लेती है और सबके यहाँ पे उसके पिताजी ने लाए हुए इस्त्री किए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। अब सारे लोग उसकी ओर बड़ी आश्चर्य से देख रहे थे और एक आदमी बोला, बेटी, तुम आज ये कपड़े क्यों लेकर आई हो? चाचा जी, आज से मैं यही काम करूंगी क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं अब मेरे पिताजी का काम करूंगी। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं बिटिया, आपत्ति क्यों होगी? हमें तो सब लोगों को अच्छा हुआ। बाकी तुम इन लोगों से बच के रहना, ये लोग बड़े हिसाब में गफला कर देते हैं। मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। आदमी से सागरिका पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने सारे प्रेस किए हुए कपड़े देकर अपने धोने के कपड़े लेकर घर चली आती है। घर आकर वो इतने सारे कपड़े धोकर सुखाती है और उनको रात को इस्त्री करके रख देती है। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। सागरिका अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और वो हमेशा किसके यहाँ से कितने कपड़े लाए और दिए इसका सारा हिसाब लिखती थी। इसी वजह से उसको अब हिसाब रखने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। एक दिन शाम उससे कहता है, मेरे कपड़ों के 100 रुपए हुए हैं, तुम 150 बोल रही हो, ज्यादा है। आपने मुझे जो कपड़े दिए थे उसके कुल मिलाकर 150 रुपए होते हैं। आप हिसाब देख सकते हैं, चाहिए तो दिन में कितने कपड़े हैं उसका हिसाब आपको मैं दे देती हूँ। शाम को पता चलता है कि सागरिका अब खुद अच्छी तरह से हिसाब किताब लिखकर बोल रही है। ये देख वो बोलता है, अरे बिटिया, मुझे लगा 100 रुपए हुए, ये लो तुम्हारे 150 रुपए और ये लो आज के कपड़े। तभी सागरिका उनके सामने कपड़े गिनकर घर लेकर जाती है और महीना होने के बाद वो सारे गांव के लोगों के पास से हिसाब करके पैसा लेकर आती है और पैसे लेने के बाद वो घर जाकर पैसे गिनने लगती है। उसके पास 10,000 रुपए जमा हो जाते हैं। सागरिका वो पैसे लेकर अस्पताल में चली जाती है। अस्पताल में जाकर उसके पिताजी की तबीयत में अब बहुत सुधार आ गया था। ये देख सागरिका बहुत खुश थी, मगर सागरिका को बाहर ही नर्स रोककर बुला लेती है और कहती है, मैडम, आपके पिताजी का बिल तैयार है, आप कहें तो बना दूं? मैडम, कितना बिल हुआ है मुझे बताइए प्लीज। मैडम, 24,000 हुए हैं। आपको ये कल तक भरना है क्योंकि कल आपके पिताजी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। जी मैडम, मैं देखती हूँ। अब ऐसा कहकर सागरिका अपने माँ और पिताजी से मिलकर घर जाने के लिए निकलती है और घर आकर सोचने लगती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सागरिका सोच ही रही थी कि तभी सागरिका के घर में कपड़े इस्त्री करने वाली स्त्री सोना उगलने लगी। ये सब देख सागरिका डर गई और वो बोली, कोड है, किसने किया ये सब? मैं स्त्री बोल रही हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ सागरिका, मैं तुम्हारी मेहनत से खुश हूँ, इसलिए मैं ये सोना दे रही हूँ। इसे लेकर तुम अपने पिताजी के अस्पताल के पैसे भर सकती हो। ये लो सोना और जाकर बेचकर दवाइयाँ खरीद लेना और जरूरत पड़े तो और मांग लेना। तुम्हें अब कभी भी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर स्त्री बोलना बंद करके सोना दे देती है और आवाज बंद हो जाती है। ये सब देख सागरिका को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो हाथ में सोना लेकर देखती है तो वो सोना खरा सोना होता है। वो अब बहुत खुश हो जाती है। सागरिका वो सोना लेकर सुनार की दुकान जाकर उसे बेच देती है और उस पैसे से अपने पिताजी की अस्पताल का बिल भरती है और कुछ दवाइयाँ लेकर आती है। अब ये सब सागरिका के माता पिता सुन वो भगवान का मन ही मन बहुत शुक्रिया करते हैं और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं और किशन अपनी बेटी से बोलता है, मुझे ऐसी बेटी मिली, ये मेरा भाग्य है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है और अब उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वो बड़े आराम से जिंदगी बिताते हैं। ये सब सोना देने वाली स्त्री की वजह से हुआ था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर फल भी अच्छा ही मिलता है। मलकापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी निर्मला और बेटे शिरीष के साथ रहता था।
उसका बेटा शिरीष बहुत होशियार और होनहार था। स्कूल में हमेशा अव्वल आया करता था। ऐसे ही एक दिन रमेश को स्कूल के टीचर ने स्कूल में बुलाया। नमस्ते मास्टर जी, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? शिरीष ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। आपके बेटे को स्कॉलरशिप मिली है, वो भी 10वीं कक्षा तक। अब आपको उसकी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। और हाँ, वो स्कूल में अव्वल आया है। इस शनिवार को उसका सत्कार है, आप जरूर आइएगा। जी मास्टर जी, मैं जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ मास्टर जी, काम पर जाना है। ऐसा बोलकर रमेश वहां से चला जाता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी निर्मला को ये खुश खबर सुनाता है। अरे सुनती हो निर्मला, हमारे बेटे का पहला नंबर आया है और उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। सच कह रहे हैं आप? मेरा बेटा बड़ा होशियार है। रमेश काम पर निकल जाता है और काम से जल्दी घर आता है। घर आकर शिरीष के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद शिरीष घर आता है, लेकिन उसका मुंह लटका हुआ होता है। ये देखकर उसके माँ और पिताजी परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ है बेटा तुम्हें? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने रास्ते में एक छोटी बकरी को पकड़ के लेके जाते हुए देखा। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो रो रही थी। बेटा, किसी कारणवश उसके मालिक ने बेच दिया होगा। नहीं पिताजी, वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे वो बकरी बहुत पसंद आई। क्या आप मुझे वो बकरी लाकर दोगे? मगर तू उस बकरी को पहचानेगा कैसे? मैं पहचान लूंगा पिताजी, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। रमेश और शिरीष दोनों बाहर जाते हैं। वो वहां जाते हैं जहां वो बकरी बेची जा रही थी। पिताजी, वो देखिए, वही बकरी है जो मुझे चाहिए। कौन सी? वो सफेद वाली? हाँ पिताजी, मुझे वही बकरी चाहिए। अच्छा, तू यहाँ रुक, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रमेश बकरी बेचने वाले के पास जाता है और उससे बात करता है। मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आई है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? हाँ भाई साहब, आप इसे खरीद सकते हो, मगर इसका कुछ फायदा नहीं। ये लंगड़ी है और दूध भी नहीं देती। अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे को पसंद आई है, यही काफी है। क्या कीमत है इस बकरी की? जी 3000 रुपए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा, चलेगा? रमेश भाई साहब, आप लेकर जाइए, थोड़े थोड़े करके दे देना। रमेश उस बकरी को अपने साथ लेकर घर आता है। उनका बेटा शिरीष अब बहुत खुश हो गया था। अब खुश हो ना मेरे बच्चे? अब इस बकरी को हमारे साथ ही रखेंगे, मगर इसे किस नाम से बुलाएंगे हम? इसका नाम हम चंपा रखेंगे। बहुत ही अच्छा नाम है इसका। चलो अब इसे कुछ खिलाते हैं। रमेश बकरी के लिए अच्छी ताजी घास काट कर लाता है। शिरीष को चंपा से बहुत लगाव हो गया था, वो उसकी अच्छे से देखभाल करता था। अब चंपा भी उनके घर के एक सदस्य की तरह रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, निर्मला, चंपा के उस दुकानदार को पैसे देने हैं, वो मैं कैसे दूंगा? आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हम कर लेंगे। अब रमेश बड़ी परेशानी में डूब गया था। वो हद से ज्यादा काम करने लगा था, जिस वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अजी, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत जरा खराब लग रही है। हाँ, थोड़ी थकावट लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये सब चंपा और शिरीष देख रहे थे। अरे चंपा, देखना मेरे पिताजी को क्या हुआ है। अरे निर्मला, उस बकरी वाले रंगा का कर्जा मैं कैसे चुकाऊं? आप मेरे गहने गिरवी रखकर उसके बदले में जो भी पैसे आएंगे उसे रंगा का कर्जा भर दीजिए। चंपा ये सारी बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। ऐसा बोलकर चंपा रोने लगती है। तभी वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। चंपा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा वरदान दो जिससे मैं इन लोगों की मदद कर सकूं। चंपा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम चाहोगी तुम्हारे मुंह से एक हीरा निकाल सकती हो और उससे किसी की भी मदद कर सकती हो। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तथास्तु। ऐसा कहके भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। चंपा मन ही मन भगवान का स्मरण करके अपने मुंह से एक हीरा बाहर निकालती है। हीरा निकालने के बाद वो जोर जोर से आवाज करने लगती है। उस आवाज से उसके पास ही सोया शिरीष उठकर खड़ा हो जाता है और चंपा के पास जाकर देखता है। उसे वहाँ एक चमकीला पत्थर नजर आता है। वो उस पत्थर को उठाता है। चंपा, ये पत्थर कहाँ से आया? शायद किसी ने फेंका होगा, मैं पिताजी को दिखाता हूँ। ऐसा बोलकर शिरीष वो हीरा घर में लेकर जाता है और उसके पिताजी को दिखाता है। पिताजी, ये देखिए क्या है, अजीब सा पत्थर। अरे शिरीष, ये तूने कहाँ से लाया? पिताजी, ये चंपा के पास पड़ा था, मैंने उठाकर आपके पास लाया।
अरे बेटा, ये पत्थर नहीं, ये हीरा है, हीरा। इसे सोनार के पास जाकर बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन ये तुम्हें हमारे घर में कैसे मिला? जाने दो, सुबह देखेंगे। अब तुम सो जाओ। अगली सुबह रमेश उस हीरे को लेकर सोनार के पास जाता है। उसे उस हीरे के बदले बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। सबसे पहले जाकर वो रंगा का कर्जा चुका देता है और बचे हुए सारे पैसे घर लेकर आता है। अरे निर्मला, सुनती हो? कल रात जो शिरीष लेकर आया था ना, वो पत्थर नहीं, सच में हीरा था। मैंने उसे बेच दिया और आए हुए सारे पैसों से रंगा का कर्जा भी चुका दिया। लेकिन निर्मला, इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे था और अभी तक हमें नहीं मिला? इतना महंगा हीरा चंपा के पास कैसे आया? चलो उससे पूछते हैं। वो दोनों अपने आंगन में बंधी हुई चंपा के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे चंपा, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे सब पता है, ये सब मैंने ही किया है। मुझे भगवान से वरदान मिला है कि तुम तुम्हारी इच्छा अनुरूप किसी को भी हीरा दे सकती हो, इसीलिए मैंने एक हीरा आप लोगों को दिया। चंपा, तुम बोल भी सकती हो? हाँ, भगवान की कृपा से मैं बोल सकती हूँ और ये सब मैं आपको बता रही हूँ, अब किसी को मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चंपा, तुमने हमारी इतनी मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चंपा अपने मुंह से एक और हीरा निकालकर रमेश और निर्मला को देती है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो चंपा को घास डालकर घर में जाते हैं। इस तरह अब उनके घर में कोई चिंता नहीं थी और चंपा के साथ सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पशुओं की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए।